नमस्कार दोस्तों। हम प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस देख रहे थे जो नीट में आए हुए हैं। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं और हम जो अपना नया टॉपिक है वो है इम्यूनिटी। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो लास्ट ईयर जितने भी 5-7 साल 10 साल में जो आए थे उनको हम एक बार विद सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का पैटर्न, किस तरह के क्वेश्चंस नीट में आते हैं और हमें किस तरह से एनसीईआरटी को पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसकी बात है नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अ, एक मिनट। हाँ, तो ये है क्वेश्चन, द एडेनोसिन डेमिनेज डिफिशियंसी रिजल्ट्स इनटू, मतलब एडेनोसिन डेमिनेज जो एंजाइम है इसकी कमी से कौन क्या होता है, मतलब है ना, इसे ए डी ए भी बोल सकते हैं ना। ये ए डी ए एक जीन होता है जिससे, जीन है एडीए जीन, एडिनोसिन डीएमिनेज जीन है जिससे एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बनता है। ये जीन क्या बनाता है? एंजाइम बनाता है। कौन सा एंजाइम बनाएगा? एडिनोसिन डीएमिनेज। ठीक है, इससे होता क्या है, देखो पहले अगर अब मैं आपको, चलो पहले ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम पहला ऑप्शन, पार्किंसन डिजीज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, एडिसन डिजीज, है ना। तो अब ये चारों ऑप्शन पढ़ लिया आपने, अब हो क्या सकता है, तो आपको पढ़ा हुआ होगा तो समझ में आ जाएगा। ये एंजाइम क्या करता है, इस एंजाइम का फंक्शन क्या है वो देखो पहले। ये डीऑक्सी एडिनोसिन, एडिनोसिन जो है इसको ये कन्वर्ट करता है डीऑक्सी आइनोसिन में। इसकी क्या जरूरत पड़ गई? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी है कि डीऑक्सी एडिनोसिन जो होता है आइनोसिन, ठीक है, इसकी जरूरत क्या पड़ गई कि डीऑक्सी जो एडिनोसिन है, ये जो कंपाउंड है ये टॉक्सिक होता है। ये एक टॉक्सिक कंपाउंड है। किसके लिए टॉक्सिक है? फॉर लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो होती है, टी लिम्फोसाइट्स है ना, उनके लिए ये टॉक्सिक होता है। इनके परिपक्वन और के बनने में ये बाधा पैदा करता है, ये मान सकते हैं अपन। ठीक है, तो अब टी लिम्फोसाइट अगर नहीं बनेगी, ठीक है, तो क्या होगा? तो हम बोल सकते हैं इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन हो जाएगा, मतलब इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देगा। और जब ये काम करना बंद करेगा तो एक आपने रोग सुना होगा, SCID, स्किड। इसका पूरा नाम है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। जैसे एड्स होता है इम्यूनो डिफिशियंसी, तो इससे भी क्या हो जाएगा? इम्यूनो डिफिशियंसी हो जाएगी। इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देगा तो इम्यूनो डिफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि स्किड किससे होता है, तो डिस्फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम बोल सकते हैं, या एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है, सही है। और इसमें लिखा भी है कि ये फंक्शनल टी लिम्फोसाइट्स के बनने में ये रोक, मतलब ये बनेगा नहीं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज। और ये फंक्शन क्या करता है मैंने बता ही दिया कि एडिनोसिन डीएमिनेज है वो क्या करेगा, डीऑक्सी एडिनोसिन को किसमें, डीऑक्सी आइनोसिन में चेंज कर देगा। ये टॉक्सिक नहीं है आइनोसिन, और डीऑक्सी एडिनोसिन टॉक्सिक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। द येलोइश फ्लूइड कोलोस्ट्रम secreted by mammary gland of mother during the initial days of lactation has abundant antibodies IgA to protect the infant. This type of immunity called, देखो मैंने एक चीज बताई थी, इम्यूनिटी दो प्रकार की बताई थी मैंने। एक तो बताई थी मैंने एक्टिव, आप क्लास में देखना, लास्ट क्लास में मैंने बताया था एक्टिव और पैसिव दो इम्यूनिटी बताई थी, सक्रिय और निष्क्रिय। तो ये से कहना चाह रहा है कि अगर जो माँ के दूध में जो कोलेस्ट्रम होता है, कोलेस्ट्रम के अंदर आईजीए होती है, और आईजीए बच्चों को मिलती है, बच्चों को मिलती है, नवजात को मिलती है, तो ये किस प्रकार की इम्यूनिटी है। तो एक्टिव में तो क्या होता है, देखो पैसिव में क्या होता है, दोनों की चीज बता दी थी मैंने। एक्टिव में इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, इम्यून सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, इसलिए एक्टिव बोलेंगे। मतलब इसमें एंटीजन का रोल होता है, एंटीजन होती है और इम्यून सिस्टम को एक्टिव करती है। पैसिव में क्या होता है कि प्री फॉर्म या रेडीमेड जो एंटीबॉडी होती है, रेडीमेड एंटीबॉडी एंटीबॉडी दी जाती है। तो यहाँ पर रेडीमेड एंटीबॉडी है, बनी बनाई एंटीबॉडी है, प्री फॉर्म एंटीबॉडी या रेडीमेड रेडीमेड एंटीबॉडी, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी या रेडीमेड एंटीबॉडी जो होती है वो दी जाती है। उस इस इम्यूनिटी को बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। तो यहाँ पर आंसर आप देखोगे ये पैसिव इम्यूनिटी ए, इसका ऑप्शन सही है। बाकी एक्टिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, रेप्टो इम्यूनिटी,
ये चीज़ आपको मैंने क्लासेस में बता दी थी, आप एक बार और वीडियो देखना और समझ में आ जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब इसमें मैंने ऑप्शन में एक चीज़ और डाली है कि फीटस से मदर, फीटस से सॉरी मदर टू फीटस, मदर टू फीटस भी क्या होता है, एंटीबॉडी जाती है। ठीक है, वो कौन सी होती है, प्लेसेंटा के थ्रू, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू जाती है। वो कौन सी एंटीबॉडी होती है, आईजीजी। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के बारे में गलत स्टेटमेंट, ढंग से पढ़ना तुम, रॉन्ग स्टेटमेंट देखना, अपन को करेक्ट नहीं देखना है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन इट कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। देखो पहला जो क्वेश्चन है, अगर आप अभी आपने मेरा लास्ट क्वेश्चन देखा होगा तो उसमें यही चीज मैंने बोली थी कि अगर रेडीमेड एंटीबॉडी अगर दी जाती है तो इसे पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव फुल रिस्पॉन्स। देखो अगर आपने पढ़ा है, पहले बात तो ये स्टेटमेंट गलत है, और आपने पढ़ा भी होगा कि मैंने दो तरह के रेस्पॉन्स बताए थे एक्टिव इम्यूनिटी में, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो ये तो स्लो होता है और ये सेकेंडरी फास्ट होता है। ठीक है, और ये फुल रेस्पॉन्स कौन सा देता है, सेकेंडरी। तो ये जो है ना एक्टिव इम्यूनिटी क्विक एंड गिव फुल रेस्पॉन्स है ना, तो ये सेकेंडरी रेस्पॉन्स की बात हो रही है, पूरी एक्टिव इम्यूनिटी नहीं है। एक्टिव इम्यूनिटी का प्राइमरी रेस्पॉन्स स्लो होता है, टाइम लगता है, और सेकेंडरी में सेकेंडरी थोड़ा जल्दी हो जाता है। जबकि इन्नेट इम्यूनिटी है, अगर यहाँ पर सेंटेंस में इन्नेट इम्यूनिटी लिखा होता तो ये क्या होता, सेंटेंस सही होता। तो सेकंड ऑप्शन गलत है, यही आंसर आ गया अपना। फीटस रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। ये देख लिया अभी अपन ने, देखो आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ये सेंटेंस सही हो गया। When exposed to antigen, antibodies are produced in the host's body. It called activity। सही है, अगर एंटीजन डाली जाती है या एंटीजन जो लिविंग या डेड जो भी है वो हमारी बॉडी में जाती है, होस्ट की बॉडी में, तो उससे एंटीबॉडी का निर्माण होता है, टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट एक्टिव हो जाती है, इसलिए इसे एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। ये ऑप्शन भी सही है, तो आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, अगला, ह्यूमन आर एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम दैट प्रोड्यूसेस antibodies to neutralize pathogen. Still innate immunity is present at the time of birth because it, मतलब अब इसमें आप समझ में आ गया होगा कि एक्वायर्ड मतलब हम ग्रहण करते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं और उससे पैथोजन को न्यूट्रलाइज करते हैं। पहला सेंटेंस ये है। इसमें दूसरा सेंटेंस ये है कि इन्नेट इम्यूनिटी हमें जन्मजात, जन्म से मिल जाती है, क्योंकि आगे देखो, क्योंकि इट्स वेरी स्पेसिफिक एंड यूजेस डिफरेंट मैक्रोफेजेस। देखो ये गलत है, स्पेसिफिक कौन सी होती है, स्पेसिफिक एक्टिव होती है, तो ये सेंटेंस नहीं है। दूसरा, प्रोड्यूस मेमोरी सेल्स फॉर माउंटिंग फास्ट सेकेंडरी रेस्पॉन्सेस। मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस कहाँ होती है, एक्टिव में होती है, पैसिव में नहीं होती। तो ये भी क्या, सॉरी एक्टिव में होती है, या हम बोल देंगे एक्टिव इम्यूनिटी में होती है, या एक्वायर्ड इम्यूनिटी में होती है, इननेट में नहीं होती। तो ये भी आंसर इसका नहीं हो सकता। हैज नेचुरल किलर सेल्स विच कैन फेगोसाइज एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी में नेचुरल किलर सेल्स होती है, मैक्रोफेजेस होती है, मोनोसाइट्स होती है, ये क्या करेगी, फेगोसाइटोसिस करके उस पैथोजन को मार देती है। इसी ऑप्शन वैसे सही है। और प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी तो एग्जांपल किसका है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का है, तो ये भी आंसर गलत है इसका। तो ठीक है, थर्ड आंसर जो है वो सही है, क्योंकि ये सेल्यूलर बैरियर की बात कर रहा है। आपने पढ़ा होगा ना सेल्यूलर बैरियर, नहीं पढ़ा तो वीडियो देखना, उसमें इन्नेट इम्यूनिटी के मैंने 4 बैरियर बताए थे, 4 बाधाएं होती है इन्नेट की। ठीक है, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन। तो ये सेलुलर बैरियर का एग्जांपल है, तो यहाँ पर आंसर सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है, उड़ीसा 2009 में 19 में क्वेश्चन आया था नीट में। एक तो माइस्थेनिया ग्रेविस है, आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस और गॉट। देखो ये चलो आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये हमें पता है आर्थराइटिस जो होती है, चलिए ये, हाँ इसमें आंसर जो है वो आंसर यही है, माइस्थेनिया ग्रेविस। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसका पढ़ा हुआ है। एक एनसीईआरटी दे रखा है रूमेटोइड आर्थराइटिस। ठीक है, ये भी यहाँ पर आर्थराइटिस दे रखा है, रूमेटोइड नहीं होता, रूमेटोइड होता तो ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है वो गलत है, सेकंड वाला। थर्ड वाला ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी की बीमारी है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है। और गॉट ये भी नहीं, जॉइंट्स का डिसऑर्डर है। तो यहाँ पर माइस्थेनिया ग्रेविस है, ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ध्यान रखना। एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, आर्थराइटिस नहीं है। आर्थराइटिस एक कॉमन बीमारी है, जोड़ों की बीमारी है, साइनोवियल फ्लूइड, उसमें जॉइंट जो होते हैं वो
मतलब हार्ड हो जाते हैं थोड़े से। आंसर है इज करेक्ट। तो माइस्थेनिक ग्रेविस है, ये इसको पढ़ लेना आप, इसमें कुछ है ना, तो ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, स्केलेटल मसल्स है जो वीक हो जाती है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट। अगर आपने ट्रांसप्लांटेशन पढ़ा है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या ग्राफ्ट रिजेक्शन, तो उसमें आपके समझ में आ जाएगा कि कौन सा इम्यून सिस्टम है रेस्पॉन्सिबल होता है किडनी ग्राफ्ट में, है ना। तो एक ह्यूमरल रेस्पॉन्स है, एक इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स है, एक सेल मेडिएटेड रेस्पॉन्स है, और एक ऑटोइम्यून रेस्पॉन्स है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको देखो, रिजेक्शन कब होता है, जब हमारी बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ, तो स्वयं की और बाहर की एंटीजन को पहचानने में ये क्षमता रखता है। किडनी क्या है, बाहर का है, नॉन सेल्फ पहचाने का, पहचान के क्या होगा, मेमोरी सेल्स जो होती है, मेमोरी सेल्स होती है टी लिम्फोसाइट्स वाली, वो क्या करती है, इसको खत्म कर देती है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ह्यूमरल तो एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है, बी सेल्स वगैरह, और सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स में टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल, टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होती है, ये दोनों क्या करती है, इस नॉन सेल्फ एंटीजन को, जिसे हम बोल सकते हैं किडनी बाहर का है ना, ये नॉन सेल्फ मतलब बाहर का है, तो इसको ये खत्म करेगा, ठीक है। तो इस टाइम क्या होगा, ग्राफ्ट रिजेक्शन जो होता है वो, हम बात करें तो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स के द्वारा ही होता है, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी तो इनेट का टाइप हो गया, ह्यूमरल है, इससे नहीं होगा। ह्यूमरल इज अ पार्ट ऑफ सेल मीडिएटेड, हम बोल सकते हैं, तो हमने दो पढ़े थे ना, एक हमने पढ़ा था एच आर ह्यूमन ह्यूमरल रेस्पॉन्स, और एक पढ़ा था हमने सी एम आई, है ना। तो ये सी एम आई जो होता है ना, ये इसको भी एक्टिव करता है और खुद भी एक्टिव होता है, मतलब हेल्पर सेल जो होती है टी लिम्फोसाइट टी हेल्पर सेल, वो इसको भी एक्टिव करेगी और इसको भी एक्टिव करेगी। फिर ये टी सी सेल होती है, ये खत्म कर देती है किनको, किडनी को, एंटीबॉडीज भी खत्म करेगी, ठीक है। इस तरह से ये मतलब हम बात ओवरऑल देखें हम तो, सेल इम्यूनेटेड रेस्पॉन्स जो होता है वो ग्राफ्ट रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया यहाँ पे, तो आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने बिल्कुल क्लियर कर रखा है, ठीक है। आंसर सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज, इनमें से कौन सी ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है। देखो पहला ऑप्शन अगर पड़ा हुआ है ना, तो आपको दिख जाएगा कि ये एल्जाइमर डिजीज होती है, ये एक प्रोटीनेसिस डिजीज है, ब्रेन की डिजीज है, न्यूरॉन डिजीज, न्यूरॉन जो है वो डैमेज हो जाती है, इसमें एक्यूमुलेशन होता है प्रोटीन का, ठीक है। तो यही नहीं है, आंसर तो यही है इसका। लेकिन आपने अगर पढ़ा है रूमेटॉइड अर्थराइटिस पढ़ा है, सोरियासिस पढ़ा है, विटिलिगो पढ़ा है, तो ये सारे भी क्या है, एक तरह से ये सब क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, ये ध्यान रख लेना नाम। बाकी हमें तो देखो क्वेश्चन दो तरीके से करने होते हैं, हमारे पास चार ऑप्शन है, हमें पता है कि भाई ये नहीं है, ये नहीं, तो आंसर यही हो गया, बात खत्म, तीनों को पढ़ना ही नहीं है। बात समझ में आ रही है। क्योंकि ये तो हमने एनसीईआरटी पढ़ लिया, ये हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, ये हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, लेकिन नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हमें यहाँ हमारा यही सॉल्व हो गया कि एल्जाइमर डिजीज नहीं है तो बस नहीं है, ठीक है। तो यही एक एक अप्रोच ये भी होनी चाहिए कि आंसर को किस तरह सोल्व करना है, ठीक है। बाकी इसके जो क्या बोलते हैं, एल्जाइमर तो बता ही दिया मैंने। उसके बाद ये रूमेटॉइड, ये इसमें विटिलिगो जो होता है, वाइटिलिगो या सोरियासिस, ये आपने पढ़ा होगा तो शायद, ये इसे बोलते हैं हम सफ़ेद दाग जो होता है ना, सफ़ेद दाग जो होते हैं ना, वो वही बीमारी है, सोरियासिस जो होती है वो भी स्किन की प्रॉब्लम है ना, दोनों। रूमेटॉइड अर्थराइटिस बता ही दिया मैंने, जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, और एल्जाइमर डिजीज है, ब्रेन की डिजीज है, लेकिन ये ऑटोइम्यून डिजीज नहीं है, इसको रट लेना। माल्ट कॉन्स्टिट्यूट, ये देखो सीधा सीधा वहां से क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन है ऐसे ऐसे, माल्ट कंस्टिट्यूट अबाउट, अब यहाँ पे लिखा हुआ था 50%, है ना, 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू, तो इसमें आपको पढ़ने की जो एनसीईआरटी ढंग से पढ़नी है, आंसर इसमें सीधा सीधा आ रहा है 50%, ठीक है। ऑप्शन है इज करेक्ट। आगे, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन फेल ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस, नॉन एक्सेप्टेंस बाय द पेशेंट्स बॉडी, ये मैंने क्वेश्चन पढ़ चुके हैं वैसे, है ना। विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रेस्पॉन्सिबल, किस तरह का इम्यून रिस्पॉन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, नीट 2017, अभी 2019 में भी क्वेश्चन आया था ये, और आगे और आएगा, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है ना। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ये ध्यान रखना, सीएमआई होती है, वो ग्राफ्ट रिजेक्शन में काम आती है, और आप इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। और फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको दोबारा से समझना है तो आप मेरे लास्ट वीडियो को देखना, प्ले लिस्ट में जाके वहाँ मिल जाएगा आपको एचआर और सीएमआई, मैंने डिटेल एनसीईआरटी में बहुत कम दे रखा है, मैंने थोड़ा सा डिटेल में समझा दिया है सीएमआई क्या होती है। इन हायर वर्टिब्रेट द इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश सेल्फ एंड सेल्स एंड नॉन सेल्फ, ठीक है, ये तो होता ही है, सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानती है। इफ द प्रॉपर्टी इज लॉस्ट ड्यू टू जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी एंड अटैक सेल्फ इट लीड टू,
अरे जब सेल्फ और नॉन सेल्फ नहीं पहचान पाएगी बॉडी एंटीजन, ये मैंने बताया था, तो क्या हो जाएगी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा, ऑटो इम्यून डिजीज हो जाएगी। बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारे अंगों को मारने लगेगा। ग्राफ्टिजेशन होगा, ऑटो इम्यून डिजीज होगी, एक्टिव इम्यूनिटी और एलर्जिक डिजीज, तो क्या होगा, ऑटो इम्यून डिजीज। बी ऑप्शन इज करेक्ट। एंटी वीनम इंजेक्शन कंटेंट प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी। प्री फॉर्म एंटीबॉडी जहाँ पे नाम आ गया है ना, बनी बनाई एंटीबॉडी दी जाती है, तो वो किस तरह की है, क्या मतलब है ना। तो एंटीवीनम, ये एंटीटॉक्सिन बोल सकते हैं ना। क्या है ये, हार्वेस्टेड एंटीबॉडी, गामा ग्लोबुलिन, एट्यूनेटेड पैथोजन और एक्टिवेटेड पैथोजन। मतलब ये एंटीवीनम जो इंजेक्शन लगता है हमारे, मतलब कोई से जहर खा लिया या स्नेक बाइटिंग हो गई, तो हमें जो इंजेक्शन लगाया जाता है, उस इंजेक्शन में क्या होता है, ये पूछना चाह रहा है क्या वो, है ना। तो उसमें हार्वेस्टेड एंटीबॉडी होती है, गामा ग्लोबुलिन होती है, एट्यूनेटेड पैथोजन होता है, या फिर एक्टिवेट पैथोजन होता है ना। तो अब देखो, एक्टिवेटेड पैथोजन, अच्छा, क्वेश्चन में ढंग से पढ़ा नहीं, देखो अब ये गलती हो गई ना थोड़ी सी, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना चाहिए था। कि एंटी विनम में तो क्या होता है, प्रीफॉर्म एंटीबॉडी दी जाती है, वाइल पोलियो ड्रॉप्स दैट आर एडमिनिस्ट्रेटेड इनटू द बॉडी कंटेन। पोलियो ड्रॉप्स में क्या होती है, तो यहाँ पे तो बात हो गई, यहाँ पे प्रीफॉर्म एंटीबॉडी दी जाती है, तो पैसिव का एग्जांपल है ये, किसका एग्जांपल है ये, पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है। जबकि पोलियो ड्रॉप्स होती है, ओरल ड्रॉप जो होती है, पोलियो ड्रॉप ओरल ड्रॉप होती है, ठीक है, तो वो हमें, वो बच्चों को दी जाती है, उसमें क्या होता है, देखो जब हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम, मतलब स्नैक बाइटिंग या जहर खा लेना, या जो भी कुछ इस तरह की, जैसे कुत्ते ने काट लिया तो रेबीज का इंजेक्शन लग रहा है, तो उसमें भी क्या होता है, एंटी रेबीज का एंटीबॉडी होती है, प्रीफॉर्म एंटीबॉडी होती है, जो रेबीज को खत्म करती है, वहीं पे लगाई जाती है ना। लेकिन पोलियो में क्या होता है, 5 साल तक के बच्चों को दिया जाता है, इसका मतलब इसका रिजल्ट बाद में आता है, बाद में आएगा, तो इसमें क्या होता है, ये वैक्सीन होती है, और वैक्सीन दो तरह की, तो कई तरह की होती है, लेकिन अगर मोटे रूप में देखें तो एक तो एटेन्यूएटेड पैथोजन होता है, और एक डेड होता है। तो यहाँ पर जो पोलियो ड्रॉप होती है, वो एटेन्यूएटेड पैथोजन होता है, और एटेन्यूएटेड पैथोजन क्या होता है, एक तरह से अवायरुलेंट पैथोजन होता है, अवायरुलेंट मतलब ये पैथोजन जिंदा तो होगा, लाइव तो होगा, लेकिन ये बीमारी पैदा नहीं कर सकता। ये पैथोजन डाले जाते हैं शरीर के अंदर, फिर जब ये डाले गए तो क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी बनेगी, किसके लिए, पोलियो के लिए। और जब भी कभी पोलियो का वायरस कभी अटैक करता है, पोलियो का वायरस कभी अटैक करेगा हमारी बॉडी पे, तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये एंटीबॉडी जो बनी है, ये एंटीबॉडी जो बनी है, ये इसे खत्म करेगी। ये एंटीबॉडी बना ही रहा है, साथ में क्या बना रहा है, मेमोरी सेल बना रहा है, तो इन फ्यूचर कभी कोई पोलियो वायरस आता है, तो ये मेमोरी सेल्स है, वो क्या करेगी, बाद में एंटीबॉडी बना के और इस वायरस को खत्म करेगी। तो ऑप्शन इसका सी सही है, एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। इफ यू सस्पेक्ट मेजर डेफिशिएंसी ऑफ एंटीबॉडीज इन अ पर्सन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लुक फॉर कंफर्मेटिव एविडेंस। ठीक है, अब इसमें आपको पता ही है क्या होगा, कंफर्मेटिव एविडेंस। मान लो एंटीबॉडी डिफिशियंसी है, किसी के शरीर में एंटीबॉडीज नहीं है, कम है, तो कंफर्मेटिव टेस्ट कैसे करेंगे, क्या देखेंगे अपन, फाइब्रिनोजन इन प्लाज्मा नहीं, सीरम एल्ब्यूमिन नहीं, हिमेटोसाइट नहीं, सीरम ग्लोबुलिन। तो आपने एंटीबॉडीज का मैंने बताया था, क्लास में भी बताया था, कहाँ गया, हाँ क्लास में बताया था, एंटीबॉडी जो होती है इसको बोलते हैं हम इम्यूनो ग्लोबुलिन। ग्लोब्यूलिन ये प्रोटीन होती है, ग्लोबुलिन क्या होती है, प्रोटीन होती है, इम्यून सिस्टम से संबंधित ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो इसकी कमी होगी, मतलब ग्लोबुलिन की कमी होगी, तो सीरम में ग्लोबुलिन वो नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा तो समझ जाएंगे कि इसमें एंटीबॉडी की डेफिशिएंसी है। आंसर डी इज करेक्ट। ग्राफ्टेड किडनी में बी रिजेक्टेड ड्यू टू पेशेंट ड्यू टू, अब ये वही क्वेश्चन फिर आ गया, देखो 15 में, सेल बी ऑप्शन से सही है, CMI है ना। सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स या इम्यूनिटी इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज कैरिड आउट बाय, किसके द्वारा होगी, CMI किसके द्वारा होगी, टी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट है, थ्रोम्बोसाइट है, या इरिथ्रोसाइट है। देखो सेल मीडिएटेड जो होती है, तो मैंने बताया था इम्यूनिटी के बारे में, एक तो वही ह्यूमोरल रेस्पॉन्स बताया था, एक CMI बताया था। ह्यूमोरल के अंदर बी सेल होती है, बी लिम्फोसाइट होती है, ठीक है, मतलब ये वाली होती है, और ये एक्टिव होके क्या बनाएगी, प्लाज्मा सेल बनाएगी, क्या बनाएगी, प्लाज्मा सेल बनाएगी, और प्लाज्मा सेल क्या बनाएगी आगे, एंटीबॉडीज। तो ये एंटीबॉडीज ब्लड में बनती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसे, ह्यूमोरल रेस्पॉन्स। जबकि CMI के लिए क्या बताया था मैंने, कि इसमें दो तरह की सेल होती है, एक तो टी हेल्पर सेल होती है, एक टी साइटोटॉक्सिक सेल होती है। ये हेल्पर सेल इसको भी एक्टिव करेगी, हेल्पर सेल साइटोटॉक्सिक सेल को एक्टिव करेगी।
सी साइटोटॉक्सिक टी सेल है ये, CTL साइटोटॉक्सिक टी सेल लिम्फोसाइट बनाती है और ये जाके किल करती है सेल्स को। जो इन्फेक्टेड सेल्स है, जो इन्फेक्टेड सेल्स है उनको खत्म करेगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब ये टी हेल्पर टी लिम्फोसाइट कहाँ से बात आ रही है, यहाँ से हो रही है। तो CMI जो होती है वो टी लिम्फोसाइट का एक तरह से रिस्पॉन्स होता है, या टी लिम्फोसाइट द्वारा CMI होती है। तो ये आपको मैंने क्लास में बता दिया था, फिर भी आप एक बार और देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के रेस्पेक्ट में कौन सा मतलब सेंटेंस है ये। प्रीफॉर्म एंटीबॉडीज नीडेड टू बी इंजेक्टेड टू ट्रीट द बाइट ऑफ स्नेक वाइपर। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, हमें सही ढूंढना है। और ये मैंने क्या कहा था, प्री फॉर्म एंटीबॉडी मतलब बनी बनाई एंटीबॉडी दी जा रही है स्नेक बाइटिंग, या हम बोलेंगे एंटी वीनम दिया जा रहा है। वाइपर स्नेक है, जो भी कोई सा भी सांप है, कोई जहरीला जानवर काट गया हमें, है ना, तो हम क्या कहते प्री फॉर्म एंटीबॉडी डालते हैं। तो ये किसका एग्जाम सही है, क्या सेंटेंस सही है, ये पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। हम साथ ही साथ इसका क्या करेंगे, इलाज करेंगे। तो इसमें प्री फॉर्म एंटीबॉडी दी जाती है ताकि उस जहर को, जो स्नेक ने काटा है, उस जहर को खत्म किया जा सके, न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो पहला ऑप्शन ही इसका सही है, बाकी और देख लेते हैं। द एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स पैथोजन आर प्रोड्यूस्ड टी लिम्फोसाइट। देखो अब यहाँ पर अगर ये एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करता है, बी लिम्फोसाइट करती है। यहाँ पर टी लिम्फोसाइट दे रखा है, इसलिए इसका आंसर ये ऑप्शन, यह सेंटेंस गलत है। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल ईच ऑफ हैज 4 लाइट चेन। देखो 4 नहीं होता, 2 अल्फा होती है और 2 बीटा होती है, तो लाइट चेन 2 ही होती है और हाईवी चेन भी 2 होती है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट इज द फंक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट, नहीं, बी लिम्फोसाइट तो HR करती है, यहाँ पे टी लिम्फोसाइट का फंक्शन होता है, तो ये भी ऑप्शन इसका गलत है। तो आगे आंसर क्या आ गया इसका ए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है और हमें किस तरह से तैयारी करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट है। किडनी ट्रांसप्लांट एंड सेलेक्ट द 2 करेक्ट ऑफ, दो देखने किडनी ट्रांसप्लांट के अंदर कि किडनी ट्रांसप्लांट से संबंधित 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 सेंटेंस है, उनमें से कौन से 2 सही है। इवन इफ किडनी ट्रांसप्लांट इज प्रॉपर द रेसिपिएंट में नीड टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट। देखो अगर इम्यूनोसप्रेसेंट क्या होता है, इम्यूनोसप्रेसेंट क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम को वीक करे। क्यों करने की जरूरत होती है इसकी, इसकी जरूरत जब होती है जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं। मान लो किडनी किसी के शरीर में डाली तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम उसी किडनी को खत्म करेगा, खत्म करेगा ना इसको। तो हम क्या करेंगे, इस पेशेंट, जो पेशेंट है उस पेशेंट का इम्यूनो को दवाई देंगे, इम्यूनोसप्रेसेंट की मेडिसिन देंगे, ताकि उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाए। कमजोर हो जाएगा तो क्या होगा, ये किडनी को खत्म नहीं कर पाएगा और किडनी धीरे धीरे एडेप्ट हो जाएगी। तो पहला सेंटेंस इसका सही है। द सेल इमीडिएट रेस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रास्ट्राइजेशन। सेल इमीडिएटेड रेस्पॉन्स जो है ये बार बार हम पढ़ चुके हैं, तो ये दोनों सेंटेंस तो सही है। आगे देखते हैं, द बी लिम्फोसाइट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ ग्राफ्ट, गलत ऑप्शन है। और आगे वाला है द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट डिपेंड ऑन स्पेसिफिक इंटरफेरोन, नहीं, इंटरफेरोन का कोई रोल नहीं होता, इसमें CMI का रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये सेंटेंस गलत है। अब 2 करेक्ट देखना, तो सेकंड फोर्थ थर्ड फोर्थ, 1 थर्ड 1 सेकंड, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1 एंड सेकंड दोनों सही ऑप्शन है। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन सही है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है। द पर्सन लाइकली टू डेवलप टिटनेस इज इम्यूनाइज्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन। अरे किसी के कोई लग गई मान लो, मतलब तो टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हैं अपन, है ना, चाकू से कट गए और काय से कट गया, काय से लग गई, जंग लगी हुई चीज से लग गई, यहाँ तक कि किसी बंदर ने कुत्ते ने काट भी लिया हो तो भी हम टिटनेस का इंजेक्शन भी लगवाते हैं। क्यों, क्योंकि टिटनेस का बैक्टीरिया वहाँ हो सकता है और इसके लिए हमें इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। तो अब इसमें होता क्या है, टिटनेस के में क्या होता है, इसमें देखो 4 चीज़ दे रखी है। आप, मैंने क्या कहा था, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। जैसे रेबीज का टीका लगता है वैसे ये टीका भी लगता है, वैक्सीन लगता है। तो यहाँ पर हम क्या डालते हैं, प्री फॉर्म एंटीबॉडीज डालते हैं। ध्यान रखना टिटनेस में क्या होती है, प्री फॉर्म एंटीबॉडीज होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इंक्रीज्ड अस्थमेटिक अटैक इन सर्टेन सीजन्स आर रिलेटेड टू। और अस्थमा का अटैक क्यों आता है, एलर्जी के कारण। एलर्जी किससे होती है, किससे भी हो सकती है, लेकिन सीजन्स के द्वारा होती है ना, तो किससे रिलेटेड होती है, ईटिंग फूड्स प्रिजर्व्ड इन टिन कंटेनर, इनहेलेशन ऑफ सीजनल पोलन एंड लो टेम्परेचर, है ना। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन अधिकांश जो आंसर इसका मतलब जो रीजन है वो है जो सीजनल पोलन होते हैं वो एयर में होते हैं, तो उससे अस्थमेटिक अटैक आते हैं। आंसर सी इज करेक्ट।
which to which type of barrier under innate immunity to the saliva do the saliva in mouth and the tears of the eye belong to। ये पढ़ाए थे मैंने, तीन चीज पढ़ाई थी। देखो, चार बैरियर बताए थे, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन। पहला कौन सा था? फिजिकल, ये क्लास में बताया था मैंने। दूसरा फिजियोलॉजिकल, तीसरा सेलुलर, सेल्यूलर और चौथा साइटोकाइन। ये चार बैरियर हमने पढ़े थे किसके? इन्नेट इम्यूनिटी के। तो ये तो क्लास में देख लेना, सिर्फ इतना देखना कि फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं, ठीक है, फिजियोलॉजी। इसमें सलाइवा हो गई, एसिड्स हो गए, माउथ में, प्लेट में ऐसे, स्टोमक में एसिड्स हैं, है ना। तो ये आइज में जो टीयर्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है? कुछ एंजाइम्स होते हैं, या हम बोल सकते हैं इनमें कुछ एंटीबॉडीज होती है जो पैथोजन को खत्म करती हैं। ये होती क्या है? ये होती हैं, क्या होते हैं? फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, ये चारों ऑप्शन है इसमें, है इसमें आंसर क्या हो गया? फिजियोलॉजिकल में ये ऊपर वाला आंसर। ठीक है, फिजिकल में स्किन वगैरह आ गई, सेलुलर में सेल आ गई, और साइटोकाइन में साइटोकाइन आ गए, इंटरफेरॉन वगैरह। ठीक है, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।